हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपने पहले से ही जानकारी है कि आज से आपकी क्लास 9th की क्लासेस स्टार्ट होनी थी। मैंने सिलेबस और बाकी कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, इन सब विषयों की चर्चा आपसे कल कर ली थी। आज जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नंबर्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ों की चर्चा मैं आपसे विस्तृत तरीके से करूँगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर का हमारा नाम है, चैप्टर का हमारा नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका या किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं तो आप रोल नंबर वाइज बैठते हैं ना, तो रोल नंबर भी एक तरीका ही तो हुआ, एक सिस्टम ही तो हो गया। तो संख्याओं को लिखने के जो तरीके होते हैं इसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही संख्या पद्धति कहा जाता है। बच्चों, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं संख्या पद्धति बहुत प्रकार की होती है, लेकिन उनमें से जो हमको संख्या पद्धति पढ़नी है, दशमलव संख्या पद्धति पढ़नी है, डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। डेसिमल सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंक क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, अंक क्या होते हैं? अंक को ही इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। हम कहेंगे अंक क्या होते हैं तो 0 आपका एक अंक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये आपके अंक हैं बच्चों, ये आपके अंक है। और इनकी जो संख्या होती है वो 10 होती है। इनकी हेल्प से जो कुछ भी लिखा जाएगा उसी को हम नंबर कहेंगे। जैसे हमने कहा ये 12 लिखा हुआ है तो 12 एक नंबर है। अब 12 में आपसे अगर कहा जाए कि 12 में अंकों की संख्या कितनी है, 12 में अंकों की संख्या, तो आप कहेंगे सर एक अंक ये है और एक अंक ये है, तो अंकों की संख्या आपकी 2 हो गई। आपसे लिख दिया जाए 24,226। अब 24,226 लिखा गया है। अब ये लिखा किसकी सहायता से गई? तो आप कह रहे हैं अंकों की सहायता से लिखा गया, लेकिन यह है क्या? तो आप कहेंगे यह एक संख्या है। अब इस संख्या के अंदर पूछ लिया जाए कि डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे जो डिजिट हैं ये कितने हैं? 5 हैं। तो आप इस बात को समझ गए हैं कि अंक क्या होती है, संख्या क्या होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आप हेडिंग डालिए संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की जब भी बात करेंगे बच्चों तो हम लोग शुरुआत हमेशा करेंगे सम्मिश्र संख्याओं से। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? तो मैंने कहा आप सम्मिश्र संख्याओं की बात करेंगे। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? तो सम्मिश्र संख्याएं आप जानते हैं बेटा a प्लस IB के रूप में होती हैं। a प्लस IB के रूप में सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। जो a है ये हमारा सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग है। वास्तविक भाग, या इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो हमारा ये IB है, IB को ही हम लोग कहते हैं काल्पनिक भाग, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। बच्चों, हम लोग ये जान लेते हैं कि a प्लस IB के फॉर्म में जो होती हैं वो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, और सम्मिश्र संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। तो हम लोग कहते हैं ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी होती हैं उन्हीं संख्याओं को सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। और सम्मिश्र संख्याओं का एक भाग वास्तविक संख्या होता है और एक भाग हमारे पास काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक संख्या बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं और फिर हम लोग वास्तविक भाग पर चलेंगे।
तो बच्चों हम लोग समझ गए हैं कि सम्मिश्र संख्याएं a प्लस IB के रूप में होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। काल्पनिक संख्याएं IB के रूप में होती हैं और वास्तविक संख्याएं A के रूप में होती हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग काल्पनिक संख्याओं पे कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ये सब हेडिंग रहेगी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। बच्चों डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा लगा होता है, आयोटा लगा होता है काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं होती हैं। बेटा एक दूसरी डेफिनेशन भी अगर देना चाहें अथवा में, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह पाया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह पाया जाता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों मैंने आपसे कहा ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा लगा होता है। बच्चों उदाहरण की अगर बात करिए तो मैंने कहा अगर हम कह लें उदाहरण 5 आयोटा लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास काल्पनिक संख्या है। लेकिन उदाहरण के लिए आप देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है √-5, तो ये भी काल्पनिक संख्या है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो +1 होती है, और जो बच्चों आयोटा की वैल्यू होती है वो √-1 होती है। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। बच्चों आयोटा की जो वैल्यू जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। तो हम लोग अगर इस तरीके से सॉल्व करके देखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर दिया है बेटा √-a फॉर्म का, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा a गुणे में -1। और यहाँ से आप देख लीजिए इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं ना √a और गुणे में √-1। इसको और सॉल्व करें तो √a लिखा ही है, और साथ में इस पूरे के स्थान पे बेटा आयोटा लिखा जा सकता है। तो हम लोग को यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि वे संख्याएं भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनके वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह पाया जाता है। और उदाहरण देखने हैं तो आप कह सकते हैं माइनस का √3 लिखा हुआ है, माइनस का √7 लिखा हुआ है, माइनस का √13 लिखा हुआ। इस तरीके की जो भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी संख्याएं काल्पनिक होंगी। तो मैंने कहा ऐसी संख्याएं जिनके साथ में आयोटा लगा होगा, या ऐसी संख्याएं जिनके अंडर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह पाया जाता है, वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो काल्पनिक संख्याओं की बात बच्चों यहीं तक है। केवल 2 चीजें याद रखनी है कि वो संख्याएं जिनके वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह पाया जाता है वे काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और बेटा आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो बेटा 1 होता है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों उम्मीद है आपने इतनी बातें नोट डाउन कर ली होंगी। अब दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे वास्तविक संख्या। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बेटा रियल नंबर बोला जाता है, रियल नंबर्स।
बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों ये हमारा नंबर लाइन होता है, ये आपका 0 होगा, यहाँ बेटा प्लस का 1 रहेगा, यहाँ प्लस का 2 रहेगा, प्लस का 3 रहेगा, और 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट वाली संख्याएं होंगी वो भी होंगी। ये बेटा प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर आपका -1 रहेगा, -2 रहेगा, -3 रहेगा, और ये बच्चों माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हमारी होती हैं वो बच्चों प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं। बच्चों अब वास्तविक संख्याओं का ही क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। जो हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सारी संख्याएं पढ़ते हैं वो सारी के सारे क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं वो वास्तविक संख्याओं का पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। बच्चों डिफिनीशन आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब मैं वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाता हूँ। तो हम लोग समझ गए वास्तविक संख्याएं क्या होती। वास्तविक संख्याओं के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बच्चों। तो ये हमारी वास्तविक संख्या हुई जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। बच्चों वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग आपका हो जाता है भिन्न, और भिन्न को ही दूसरे शब्दों में हम लोग लिखते हैं बेटा दशमलव, यानी हम कह सकते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल। सेकंड पार्टीशन जो इसका किया जाता है, फर्दर जो डिवाइड सेकंड करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। बच्चों वास्तविक संख्याओं को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित कर लिया है। एक दशमलव या भिन्न में विभाजित कर लिया और दूसरा पूर्णांक में विभाजित कर लिया। बच्चों दशमलव को फर्दर डिवाइड किया जाता है। फर्दर जब दशमलव को डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो दशमलव हमारा होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा बच्चों हमारा होता है अशांत दशमलव प्रसार। बच्चों शांत दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अशांत दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों ये शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, समझने का प्रसार। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दशमलव होता क्या है। जैसे हमारे पास दशमलव क्या होता है, 1/2 जैसे लिखा है, तो इसको जैसे ही हल करोगे तो 0.5 आएगा। तो जब भी अंश को हर से डिवाइड किया जाएगा तो जो भी हमको मिलता है वही दशमलव है। अब शांत दशमलव प्रसार क्या है और अशांत दशमलव प्रसार क्या है, इस बात को आप समझिए। तो बेटा शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि पूरा भाग चला जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाने का मतलब ही है कि पूरा भाग चला जाए। उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, जैसे हमने कहा 1/2 हमको दिया गया है, 1/2 को अंश बटा हर करिए, हर से अंश को भाग दीजिए। तो यहां पहले तो ना जाने का 0 हो गया, यहाँ 0 लगेगा, माइनस कर देंगे, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से 5 बार ले जाएंगे 10 होगा।
तो पूरा पूरा देख रहे हैं भाग चला जा रहा है ना, और जैसे ही पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हम कहेंगे शेषफल हमारा शून्य बचेगा। तो शांत दशमलव प्रसार में शेषफल हमेशा शून्य बचता है। अगर हमारा शेषफल बेटा हर से अंश को भाग दे रहे हैं और शेषफल यानी डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर को हम भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 आएगा तो हम कहेंगे हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहां देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। ऐसे ही हम 1/4 को देख लें। अगर 1/4 को आप देखते हैं तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ 4 से आपको भाग देना है 1 में, आप देख रहे हैं भाग जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ बेटा 1 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे 8 आ जाएगा, 2 बचेगा आपका, यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ 0 होगा, 5 बार ले जाएंगे तो 20 आ जाएगा। देख रहे हैं आप शेषफल शून्य आ रहा। तो जब बेटा पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो 1/4 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 0.25। एक और उदाहरण के माध्यम में से मैं समझाता हूं आपको। जैसे हमने 1 में 5 से भाग दिया, 1/5 लिखा है, इसका दशमलव प्रसार देखिए, 5 से हमको 1 में भाग देना, भाग जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे, अब 1 बचेगा, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 5 से 2 बार ले जाएंगे, 10 हो गया। देख रहे हैं शेषफल आपका शून्य आ रहा। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि हमारा अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हम कहेंगे डेसिमल जो हमारा है वो शांत दशमलव प्रसार का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम एक उदाहरण लिख सकते हैं 1/5 बराबर 0.2। तो हम इन प्रत्येक उदाहरण में देख सकते हैं कि अब और बार भाग नहीं ले जा सकते, यानी पूरा पूरा भाग चला गया है। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो हमारा डेसिमल है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब बच्चों अगर शेषफल हमारा 0 हो रहा है तो दशमलव प्रसार हमारा शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन बेटा जब फर्दर आगे डिवाइड किया जा सकता है, यानी डेसिमल हमारा जो है शेषफल हमारा शून्य नहीं आके, शेषफल हमारा अगर शून्य ना आए, कुछ भी आए बेटा, शेषफल 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा भाग जाए ही ना। जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो हम कहेंगे बेटा अशांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार की कंडीशन क्या थी कि शेषफल हमारा शून्य आना चाहिए, और अशांत दशमलव प्रसार की कंडीशन क्या है कि शेषफल हमारा शून्य नहीं आना चाहिए। अब उदाहरण यहां पे देख लीजिए। उदाहरण की अगर बात करेंगे आप, तो हम लोग अगर उदाहरण की बात करते हैं तो 1/3 ले लीजिए, यानी हमारा न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर हमारा 3 है, अंश हमारा 1 है और हर हमारा 3 है। 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 बार आप ले जाइए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जैसे ही आप दशमलव लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 बार भाग ले जाएंगे, 9 होगा, फिर से 1 बचेगा, दशमलव लगा है तो 0 आएगा, 10 हो गया, फिर से 3 बार ले जाएंगे, फिर 9 हो गया, 1 बचा, फिर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 बार भाग ले जाएंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं बार बार आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 बचता जा रहा है, और रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है तो हम यहाँ दशमलव की वजह से 3 बार ही भाग ले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ इसको चाहे जितनी बार हम भाग लेके चले जाएं, हम ये पूरा पूरा कभी भी विभाजित नहीं होगा। तो जब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा बेटा तो इसको अशांत दशमलव प्रसार में रखा जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.333 और डैश डैश डैश। और बेटा जब भी किसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो सकती है, हो रही हो, तो उसको हम बार लगा के रोक सकते हैं। तो हम इसको 1/3 को लिख सकते हैं 0.3 बार। अब बेटा हमारा जो अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार को 2 प्रकार से और डिवाइड किया गया है। अशांत दशमलव प्रसार को ही 2 भागों में और विभाजित किया गया है, जिसमें बेटा एक हमारा दिया गया है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और बच्चों एक हमारा दिया गया है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। बेटा इंग्लिश में इसी को लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
बच्चों जैसे नाम से ही क्लियर है, कह रहा है आसान दशमलव प्रसार क्या है, तो हमने कहा कि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो आसान दशमलव प्रसार कहेंगे। आसान दशमलव प्रसार को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा भाग हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बच्चों ये रिपीटिंग डेसिमल क्या है और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है, इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझिए। जब भी बच्चों हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश में हर से भाग करेंगे, अगर भाग करने के बाद भागफल में किसी एक ही अंक की या किन्हीं दो अंकों की या तीन अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बेटा हम आवर्ती दशमलव प्रसार में रखेंगे। तो आप कहेंगे सर कोई क्वेश्चन के माध्यम से हमको एक एग्जांपल देके समझाइए, तो आप उदाहरण देख लीजिए। मैंने कहा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण 1/3 है। 1/3 को आप देखिए, 1/3 लिखा है, यहां पे हर से भाग देना है अंश में, ना जाने बेटा यहाँ 0 आपने लगा लिया, 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, दशमलव लगाए तो 10 हो गया, 3 बार ले गए तो यहाँ 9 आ गया, 1 बचा शेषफल। फिर बेटा यहाँ दशमलव लगाए तो यहाँ 0 आ जाएगा, 3 बार आप ले जाओगे 9 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर आप दशमलव लगाए तो 0 उतार लोगे, 3 बार ले जाओगे 9 होगा। आप यहाँ बार बार देख रहे हैं बेटा शेषफल के रूप में आपको 1 ही प्राप्त हो रहा है और शेषफल सेम आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं अंक 3 को बार बार यहाँ दशमलव की वजह से 0 आ जाएगा, तो भागफल बार बार 3 ही आएगा। तो हम कह रहे हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती का मतलब ही पुनरावृत्ति होता है, यानी बार बार आना। यहाँ देख रहे हैं कि 3 बार बार आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 0.333 डैश डैश डैश, यानी यहाँ 3 की ही पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बच्चों हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में रखेंगे। एक और उदाहरण आप देख लीजिए 2/9 का। 2/9 का उदाहरण अगर आप देखते हैं तो 9 से आपको भाग देना है बच्चों 2 में, 9 से भाग देना है 2 में, तो 2 तो छोटा पड़ गया, तो बेटा 0 बार ले जाइए, यहाँ 2 हो गया, दशमलव लगाया तो ये 20 हो गया, 2 बार ले गए 18 हो गया, 2 बचेगा, दशमलव की वजह से यहाँ 0 आ गया, फिर से आप 2 बार ले गए तो ये बेटा 18 हो गया, यहाँ 2 बचेगा, फिर आप दशमलव की वजह से 0 लग गया, यहाँ 2 बार ले गए तो फिर 18 हो गया। देख रहे हैं बेटा शेषफल सेम आ रहा है और भागफल में देख रहे हैं अंक 2 की ही पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम देखेंगे किसी भी संख्या को अगर अंश बटा हर के रूप में लिखा और हमारा जो नंबर आगे निकल के आ रहा है उस डेसिमल नंबर में अगर एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति अगर बार बार हो रही है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में रखेंगे। और बच्चों अगर कहीं भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही, जैसे यहाँ पे देखें 2 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो इसको हम बेटा बार लगा के रोक सकते हैं। तो 2/9 को हम लिख सकते हैं 0.2 बार। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। हम लोगों ने अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। मैंने आपको क्या बताया बेटा, जब अंकों का रिपीटेशन होगा यानी अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो हमारा दशमलव प्रसार आवर्ती दशमलव प्रसार रहेगा। लेकिन बच्चों अगर हम किसी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं और रिजल्ट हमको इस टाइप का मिलता है 0.234689128 डैश डैश डैश, यानी इस प्रकार से मिलता है, पूरा पूरा नंबर विभाजित भी नहीं हो रहा है और अंकों की पुनरावृत्ति भी बार बार नहीं हो रही है। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है बेटा तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाता है। लेकिन पूरा पूरा डिवाइड भी ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति भी ना हो, तो हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसका दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। √2 का मान पूरा पूरा तो निकाला नहीं जा सकता है, इसका मान हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को हल करने के लिए 1.414 लिख लेते हैं। लेकिन जब पूरा पूरा मान निकालने जाओगे तो आपको इस टाइप से मिलेगा 1.41427689 डैश डैश डैश। इसका कंप्लीट मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। √3 की बात कर लीजिए, √3 1.7174683 डैश डैश डैश, ऐसे मान करके निकलता है। मतलब जिन भी संख्याओं का कंप्लीट मान नहीं निकलेंगे, यानी कि जिन भी संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग निकालेंगे, संख्याओं का रिपीटेशन भी नहीं होगा और कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं होंगी, तो उनको हम लोग रखेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में। बच्चों एक बार मैं पूरा दोबारा से क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा
मैंने कहा वास्तविक संख्याओं को दो भागों में हम लोगों ने विभाजित किया है। एक भाग हमारा जो हो जाता है वो दशमलव या भिन्न का हो जाता है, और दूसरा भाग हमारा जो हो जाता है पूर्णांक का हो जाता है। दशमलव क्या होता है, मैंने कहा किसी भी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे तो जो भी सॉल्यूशन प्राप्त होता है वही दशमलव होता है। दशमलव दो प्रकार का होता है, एक आपका शांत दशमलव प्रसार रहेगा, एक आपका अशांत दशमलव प्रसार रहेगा। जो पूरा पूरा यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा शांत दशमलव प्रसार रहेगा, यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। जो अशांत दशमलव प्रसार रहेगा वो बच्चों कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। आवर्ती दशमलव प्रसार में p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने पे जो रिजल्ट मिलेगा उसमें अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी, और यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जहां अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हम कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। बच्चों ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। अब मैं जिस बात को बताने जा रहा हूं थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों मैंने आपसे कहा, मैं यहां पर लिख रहा हूं और आप समझने का प्रयास करिएगा। आपने सुना होगा दो संख्याओं के नाम, एक आपने सुना होगा परिमेय संख्या और एक आपने सुना होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बच्चों तो हम यहां से छोटी सी बात बता रहे हैं और यहां से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q पूर्णांक होंगे। ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो हम लोग देखेंगे शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। किस प्रसार वाली संख्याएं जो हमारी होती हैं, किस प्रसार की हमारी संख्याएं परिमेय होती हैं और किस प्रसार की हमारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो बच्चों जो संख्याएं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता और p और q पूर्णांक होंगे, इन तीन कंडीशन को फॉलो करेंगी वे संख्याएं हमारी परिमेय कहलाएंगी। और जो परिमेय संख्याओं की कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगी वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बच्चों यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, हम लोगों ने एग्जांपल 1/2 लिखा था। हमारे पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन कह रहा है कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कह रहा है q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमसे कह रहा है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। p और q पूर्णांक होने चाहिए। अगर कोई भी इन तीन कंडीशन को फॉलो करेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा। यहां देखिए 1/2 लिखा है, p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, q का मान शून्य भी नहीं, q के स्थान पे यहाँ 2 है, q का मान शून्य भी नहीं है। और तीसरा कह रहा p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो 1 और 2 पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या कंडीशन को फॉलो कर रहा। 1/4 की बात कर लीजिए, p बाई क्यू के फॉर्म में है, q का मान शून्य भी नहीं है, 1 और 4 पूर्णांक है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, जो हमारा शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं, यहां नोट डाल के लिख लेंगे, जो हमारा शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं ये बेटा हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी, ये हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी। बच्चों अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में भी तीनों कंडीशन फॉलो कराने का प्रयास करिए। 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 p बाई क्यू के रूप में है, q के स्थान पे 3 लिखा हुआ है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है। और दूसरी बात कह रहा p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो 1 और 3 पूर्णांक है, यानी कि ये भी कंडीशन को फॉलो हो रहा। 2/9 देख लीजिए, 2/9 की जब आप बात करते हैं तो आप कहेंगे p बाई क्यू के रूप में है। दूसरा कह रहा है कि q का मान 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे q का मान 0 नहीं। और तीसरा कह रहा है 2 और 9 पूर्णांक हैं, तो ये भी बात सही है कि 2 और 9 दोनों पूर्णांक हैं। तो हम कह सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो संख्याएं हैं ये भी हमारी बेटा परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं। तो हमारा यहां से हम इतनी बात कह सकते हैं कि जो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा वहां से हमको परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होगा वहां से भी हमको परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। बेटा बात करते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार की। तो यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, √2 को देखिए, √2 को हम लोग लिखना चाहें तो √2 को √2/1 लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में है। बेटा q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। थर्ड कंडीशन हमारी कि p और q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है नहीं। और जो संख्या परिमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं कर सकती वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, जो हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं बेटा ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये बच्चों अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
तो यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से आपको पूरी तरह से समझ आई होगी बच्चों। तो आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। पूर्णांक के विषय में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिन बच्चों को इस क्लास की आवश्यकता है वहां तक ये क्लास पहुंच पाए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।